नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को तहे दिल से आपका परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। साथ ही जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 2021 का MTS, CHSL और CGL इसके जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं उन सारे शिफ्ट के पूरे प्रत्येक 25-25 क्वेश्चंस की जो एक सेट होती है वो कंप्लीट वीडियो इस चैनल पे लाने वाला हूं विथ एसएम कॉन्सेप्ट, जो मेरा खुद का अपना एक जेन्युइन हैबिट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसके माध्यम से बताऊंगा। इसी क्रम में एसएससी सीजीएल के टोटल 21 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। एसएससी सीजीएल के कितने सेट बने हैं? 21 सेट। तो सीजीएल के 21 सेट, सीएचएसएल के टोटल बने हैं सीएचएसएल के 42 सेट और एमटीएस के 42 सेट। तो इस प्रकार से हम एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे ये सारा, और हर टीचर की अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है, यूनिक अप्रोच होते हैं। उसी तरीके से हम आपको अपनी अप्रोच से कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आसानी से विद इन मिनिमम टाइम पीरियड, आप कम से कम समय में क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर लेते, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए उसी क्रम में सीजीएल का 21 सेट में से जो पहला सेट है वो 11 अप्रैल 2022 को जो पेपर कंडक्ट हुआ था, सीजीएल प्रीलिम्स का जो 21 का पेपर, उसी का हम आज प्रश्न पत्र पूरे 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीजीएल के प्रश्न पत्र कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप मेंस देने वाले हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आप कोई और एग्जाम देने वाले हैं आने वाले एग्जाम, उसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने यह है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। बात को ध्यान से समझिएगा, 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, मतलब 9 से नहीं कटना चाहिए। अब कोई नंबर 9 से विभाज्य है तो उसका डिजिटल सम, डिजिट का जो सम होता है वो 9 होता है। अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है इसका मतलब है कि उसके अंकों के, उसके जो डिजिट का सम होगा वो 9 होगा। देखते हैं यहां पर 6 और 3 9, ये देखिए 9 कट गया, 8 8 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, इनके डिजिट का जोड़ने पे 18, 18 का मतलब 8 में फिर से 1 जोड़ेंगे तो 9। इसका मतलब है कि इनको डीएस, इनके डिजिट का सम हुआ 9। इसका मतलब हुआ कि ये तो 9 से कट रहा है और क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि 9 से विभाज्य नहीं चाहिए, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। चलिए इसे देखते हैं, ये हो जाएगा 9, 6 और 3 9, 8 8 16 2 18। अब बताइए 18, 8 में फिर से 1 जोड़ेंगे तो 9, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसके डिजिट का सम आ रहा है 9, और डिजिटल सम अगर 9 हो तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है, जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि 9 से विभाज्य होना नहीं चाहिए। अब इसका डिजिटल सम चेक करते हैं कि इसका डिजिटल सम, अगर किसी को डिजिटल सम नहीं पता है तो डिजिटल सम का मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके एसएम कॉन्सेप्ट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, आपको ये डिजिटल सम का पूरी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए यहां ध्यान देते हैं, अभी फिलहाल फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। यहां पर देखते हैं तो ये 6 और 3 9, 9 कट गया, ये 8 और 1, तो यहां पर 5 और 1 6, तो यहां पर कंप्लीट नहीं कट रहा है, यहां पर डीएस आ रहा है 6। इसका डीएस ले लेते हैं, इसका मतलब ये 9 से नहीं कट रहा है। ये देखिए 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये 8 हो गया, एक इसमें से चुरा लेते हैं 6। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन 9 से नहीं कट रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, और दोनों देखिए ये भी 6 3 के टेबल में आएगा, 6 3 के टेबल में आएगा, मतलब दोनों 3 से विभाज्य है। अब हम आंसर किसको मार्क करें, ये दोनों में से किसको आंसर मार्क करें? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है, बड़ी संख्या। आपको यहां पर हाईलाइट करना पड़ेगा कि बड़ी संख्या। अब देखिए दोनों में बड़ी कौन दिख रहा है, तो यहां पर देखिए ये बड़ी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर टिक करके आ जाइएगा बी। इन दोनों में कौन बड़ा दिख रहा है? बी दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पे आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो सवाल था वो देखिए क्या कह रहा है, 372 372
अब ये डिवाइड है, डिवाइड को इनटू बना देंगे और ये नीचे आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल इनटू 7 माइनस -5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये -3 बन जाएगा। 7 का टेबल 8 बार पढ़ दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 4 3 12, 93/2 और -3 नीचे 1 है, एलसीएम देख लीजिए 2 आ जाएगा तो 93 - 6 ये हो जाएगा 87/2। 87/2 देख लीजिए कहाँ बन रहा है, 2 में 43 का मल्टीप्लाई करेंगे 86, 86 में 1 जोड़ेंगे 87/2, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का डियर एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला जो प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि दो संख्या का जो एलसीएम है उसका एचसीएफ का 56 टाइम्स है। कहने का मतलब है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 56 टाइम्स है। अगर एचसीएफ को एच मान लूं तो ये बन जाएगा इसका 56 टाइम्स, मतलब 56H। ऐसा क्वेश्चन है। बोला कि दोनों को जोड़ने पे, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो बताइए, अगर हम दोनों को जोड़ दें, ये 56H और H को जोड़ देते हैं तो ये 57H के बराबर हो जाएगा और 57H दिया है 1710 के बराबर, तो H का मान हो जाएगा 1710 को 57 से डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा 30 बार में, H की वैल्यू आ जाएगा 30। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर H की वैल्यू 30 है तो एलसीएम हो जाएगा 56 इंटू 30, ये हमारा एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया H। और ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो एक संख्या 240 दिया है, दूसरी संख्या को मैं अपनी मर्जी से x मान लिया। अब यहां से कैंसिल कर दीजिए, यहां देखिएगा 30 का टेबल पढ़ लेंगे 8 बार में, 8 सत्ते 56, तो x की वैल्यू आ जाएगा 210, x की वैल्यू आ जाएगा 210, तो यहां टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर डी। तो जो दूसरी संख्या रही होगी वो 210 रही होगी, 210 लगा के आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाइए, सभी लोग समझिएगा। ए ने मोबाइल फोन को 25% के लाभ पर बी को बेच दिया, मतलब ए ने बेचा है बी को 25% के लाभ पर। बहुत ध्यान से समझिए, ए ने बेच दिया बी को और बी ने बेच दिया सी को, और बी ने सी को 10% की हानि पर बेच दिया, मतलब ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को। हम सीधा सीधा ये फर्स्ट ए और आखिरी में किसे बेचा सी, ये दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। 25% का मतलब हो जाएगा 1/4, मतलब 4 से बढ़कर 5 हो गया होगा, और 10% की हानि का मतलब 10 वाली चीज गया होगा 9 रुपए में। यहां से कैंसिल कर देते हैं तो 5 दूनी 10, तो ये होगा 8:9, मतलब ए ने खरीदा होगा 8 में और सी ने इसको खरीदा होगा 9 रुपए में। क्वेश्चन ने बोला है कि सी इसके लिए 5,625 रुपए का भुगतान करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सी इसके लिए कितना भुगतान कर रहा है 9 रुपया, तो 9 यूनिट की वैल्यू यहां से मैं बोल सकता हूं 5,625, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 5,625 को 9 से भाग दे दीजिए, 9 6 54 और 9 दूनी 18 और 9 5 45, तो यहां से 625। हमें चाहिए था कि ए ने फोन को कितने रुपए में खरीदा, तो ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने इसे 8 में खरीदा था, तो 8 में अगर हम 625 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5,000 रुपया, इसका मतलब है कि ए ने उसे 5,000 रुपए में खरीदा था। ए ने कितने में खरीदा था, उसे 5,000 रुपए में खरीदा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। यस, ये क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ध्यान पूर्वक समझिएगा। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के, 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा
उत्तीर्ण करने वाली लड़की से 70 ज्यादा था, कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में एक विद्यार्थी के लिए चैलेंज था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि लड़का को मैं बॉय मानता हूं, लड़की को गर्ल मानता हूं, तो टोटल लड़के बी हैं और टोटल लड़कियां जी हैं। अब 20% लड़के, तो इसको लिख सकते हैं 20% बॉय, 20% गर्ल, यहां देखिए बॉय, और 15% गर्ल, 15% गर्ल। टोटल जितने लड़के हैं उसका 20%, टोटल जितनी लड़कियां हैं उसका 15%। ये क्या हो गया, फेल हो गए। और जबकि दिया हुआ है कि ये 90 के बराबर है, ये 90 के बराबर है, ये हमें इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब क्वेश्चन ने बोला, यहां पर समझिएगा कि जो पास होने वाले लड़के हैं वो पास होने वाली लड़की से 70 ज्यादा है। तो अगर 20% लड़के फेल हैं तो 80% जो लड़के रहे होंगे वो पास हो गए होंगे। बोलिए हाँ या ना, 80% लड़के पास होंगे। और लड़कियां कितनी पास हुई होंगी, तो अगर 100% में से 15% लड़कियां फेल हो गई तो 85% लड़कियां जो रही होंगी वो पास हो गई होंगी। अब ये जो लड़का की संख्या है, जो पास होने वाले लड़के हैं, पास होने वाली लड़की से 70 ज्यादा है, तो अगर हम 70 लड़की की साइड जोड़ दें तो ये हमारा इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से समझेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अपनी मर्जी से 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 80% बी प्लस 60% जी और बराबर 360। यहां से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 80% बी बराबर यहां दिया हुआ है, तो हम 80% की जगह रख सकते हैं 85% जी प्लस 70 प्लस 60% जी बराबर 360। डियर समझने का कोशिश करिएगा, अगर 85 में 60 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 145% जी बराबर 360 में से 170 जाएगा, सॉरी 70 जाएगा, तो ये 290, और 145 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो 1% अगर 2 के बराबर है, यहां समझिएगा 1%, तो जी का मान हो जाएगा 2 इंटू परसेंट के कारण नीचे 100 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझने का प्रयास करिएगा। ये 2 बार में कट गया, यहां से कितने बार में, 2 बार में, और नीचे परसेंट आया था तो यहां से क्लियर। तो जी की वैल्यू हो गया 200। जी की वैल्यू आपको ये नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट अभी चेक कर लीजिए, दिख रहा है, यस प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जी की वैल्यू आ गया 200। अब आप क्या करिए, जी की वैल्यू को 200 रख दीजिए तो आपको बड़े आराम से बी का मान निकल जाएगा। देखिए यहां पर 80% का मतलब हो जाएगा 4/5, और यहां से बी ले लेते हैं 85%, और जी की वैल्यू आया है 200, तो ये 2 जीरो से परसेंट हट जाएगा और प्लस ये 70 हो जाएगा। तो डियर यहां से समझिए 85 का डबल होता है 170, 170 में जब 70 जोड़ेंगे तो ये 240 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए 60 बार में, इसका मतलब है कि बी की वैल्यू हो जाएगा 300। तो टोटल लड़के की संख्या हो जाएगा 300, लड़कियां थी 200, लड़के थे 300, तो टोटल जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे 500। ये बढ़िया सवाल था एग्जाम में, ये अभी तक जितने क्वेश्चन अभी लगाया उसमें सबसे बेहतर सवाल था। मतलब एक विद्यार्थी के लिए कम समय था तो उसके लिए इतना सोचना थोड़ा सा मुश्किल था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक था, अच्छा सवाल था ये। आइए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु का मूल्य 400 रुपया है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% की डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तुओं के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु 216 रुपए में बिक गया तो X का मान क्या होगा। सिंपल सा बात समझिए, 400 रुपए की कोई चीज है और 216 रुपए में जाकर बिक रही है, ठीक है। 400 रुपए की चीज 216 में बिकी है, 2 डिस्काउंट दिया गया, एक दिया गया 10, दूसरा x, हमें x का मान बनाना है। तो 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 वाली चीज 9 में गई होगी। पहला डिस्काउंट देने के बाद 10 वाली चीज 9 में, दूसरी डिस्काउंट x हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये 400 वाली चीज फाइनली 216 में गया है। फाइनली कितने में गया, 216 में। अब ध्यान दीजिए, इस 9 को यहां लेकर आइए
और ये सेम 400 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 10 को यहाँ लाइए और सेम 216 को मल्टीप्लाई करिए। ये देखिए 0 से 0 कट गया और 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। इसका मतलब है 40 वाली चीज 16 में गया। और भी कैंसिल करना है तो काट सकते हैं। ये 8 तिहाई, ये देखिए 8 पचे 40 और 8 तिहाई 24, मतलब 5 का चीज 3 में जा रहा है। 2 रुपए का डिस्काउंट 5 पे, और 2 रुपए का डिस्काउंट 5 पे अगर आप चाहो तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो आपको पता होना चाहिए 2/5 40% होता है। इसका मतलब है कि जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो 40% होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो दूसरा तरीका बताता हूं। 400 की चीज है, इस पे 2 डिस्काउंट दिया गया। एक डिस्काउंट, जो पहला डिस्काउंट है वो 10%, और फिर जो डिस्काउंट दिया गया वो X%, और फाइनली ये 216 रुपए में सेल हो गया SP। ये इसका MRP है। तो अब आप सोचो कि जब 10% का डिस्काउंट दिया गया तो 400 पे 10% का डिस्काउंट मतलब 40, तो 40 रुपया छोड़ दिया गया। तो 400 पे 40 छोड़ दिया, इसका मतलब ये 360 हो गया। अब 360 पे कितना रुपया छोड़ा गया कि 216 में बिका, तो आप बोलोगे 164 रुपया छोड़ा गया 360 पे। बोलिए हाँ या ना, सॉरी 144 रुपया। और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट गया, 36 का टेबल 4 बार 40%। तो ये दूसरा अप्रोच से भी कर सकते थे बड़े आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल लीजिए, अगला सवाल समझते हैं। डियर क्वेश्चन को समझते चलिएगा। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पे 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। कोई पैसा है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 4 साल के लिए जमा किया जाता है। कह रहा है कि 2 साल के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज के बीच का जो अंतर है वो दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि वो पैसा कितना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। अब हमें नहीं पता कि कितना पैसा मैंने दिया कितना नहीं दिया, लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर है कि अगर मैं 10% का 2 साल के लिए कंबाइंड रेट निकालूं तो 10 + 10 + 10 × 10/100। तो यहां से पता चला कि अगर 10% का एक सिंगल रेट परसेंट निकालें तो 21%, मतलब जो पैसा रहा होगा उसका 21% हमें मिला होगा 2 साल में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव। 2 साल का अलग अलग परसेंट को हम एक सिंगल डिस्काउंट बना लिए कि इतना परसेंट मिला होगा। ये कितने साल के लिए है? 2 साल का है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं फिर से 4 साल का निकालना चाहता हूं, तो 2 साल का अगर 21 है तो 2 साल का 21 है, तो अब 4 साल का 21 + 21 और 21 × 21/100। तो ये 441 का जब 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 42। अब 42% + 4.41%, तो इसको जैसे जोड़ेंगे ना यहां पर तो ये हो जाएगा 46.41%। समझने का प्रयास करिएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो दिया हुआ है 25.41%। और यही डिफरेंस जो है कितना हमें ज्यादा पैसा क्रिएट करके दे रहा है? 5082 रुपया। यहां से जैसी कैंसिल करेंगे तो देखिएगा नीचे पॉइंट के कारण 2 0, परसेंट के कारण 2 0, मतलब 2 0 2 0 10,000 बनाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगा। यहां से जैसी कैंसिल करेंगे तो 2 और 1 0 और 1 0। तो डियर समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां से टोटल जो पैसा बनेगा हमारा ये बनेगा 20,000, 20,000 बनेगा। क्यों? क्योंकि फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे कंप्लीट तो 1% की वैल्यू आएगा, और 1% को आप अगर 100% में कन्वर्ट कर देंगे, यहां से समझिए, जिनको यहां से कैलकुलेशंस में दिक्कत है समझेंगे। 25.41% की वैल्यू दिया है 5082। अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू लूंगा तो 5082 अपॉन 25.41 ऊपर चला जाएगा 100। ये कैंसिल कर दीजिए 2 बार में। कोई भी पैसा, कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर 200 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20,000। और यही हमारा पैसा था, यही हमारा मूलधन था। उम्मीद करेंगे अब आपको पूरी तरह से बातें समझ आ गई होंगी, कोई दिक्कत और कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
ए और बी की जो मासिक आय का रेशियो है 11-13 है और उनके व्यय मतलब खर्चा का रेशियो है 9-11। यदि वो 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनके आय में इनकम, उनका जो इनकम है उसका डिफरेंस कितना होगा। अब समझने का कोशिश करिए, दो आदमी है ए और बी, ये उसका इनकम हो गया, ये उसका आय हो गया। आय का रेशियो दिया हुआ है कितना, 11:13। और जो उसका एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उसका जो एक्सपेंडिचर हो गया उसका रेशियो दिया है 9 और 11। और दोनों कितना सेविंग करते हैं, दोनों कितना सेविंग करते हैं, दोनों कितना बचत करते हैं, दोनों बचत करते हैं 4,000 रुपया। ये भी 4,000 बचाता है, ये भी 4,000 बचाता है। अब इसको करने का तरीका दो तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी करते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं और डिफरेंस मेथड से भी। डिफरेंस चेक करिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। जब डिफरेंस 2 है तो सिंपल समझिए ये 13 बन गया 11, मतलब 2 यूनिट चेंज हो गया। तो 2 यूनिट किसको बताएगा, 2 यूनिट बताएगा 4,000 को, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताइए दोनों के इनकम का डिफरेंस, तो 13 में से 11 गया 2 और इस 2 की वैल्यू कितना है 4,000, तो आंसर लगा के आ जाइएगा 4,000। तो सिंपली हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा, आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल देखते हैं। अगला सवाल, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 केजी है। कह रहा है कि पी एक आदमी है, पी नाम का एक आदमी है और 3 दोस्त का औसत, ध्यान से समझिए, 3 दोस्त का औसत, 3 दोस्त का औसत, 3 दोस्त का औसत। कह रहा है कि पी और उसके 3 दोस्त का औसत भार, औसत भार। तो बताइए पी और 3 दोस्त का औसत भार, तो टोटल कितने लोग गए, 4 लोग हो गए। पी और 3 दोस्त का औसत भार जो है वो है यहाँ पर 55 केजी, ठीक है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 केजी अधिक है तो पी का भार किलोग्राम में क्या होगा। अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, बहुत आसान तरीका है। अगर मान लेते हैं कि उसके 3 दोस्त का औसत भार x है, अगर मैं बोलूं कि उसका हर दोस्त x केजी का है, हर दोस्त अगर x केजी का है, बहुत ध्यान से समझिए, तो अगर हर दोस्त x केजी का है तो 3 दोस्त कितने के हो जाएंगे, 3x के हो जाएंगे। तो ये उसके दोस्त की बात हो गया कि उसका जो दोस्त है, उसके जो दोस्त है उसका औसत भार से कितना ज्यादा है, तो कह रहा है कि उसके औसत भार से 4 केजी ज्यादा है। तो ये तो उसका दोस्त का औसत भार था x, एक दोस्त x का है तो 3 दोस्त रहे होंगे टोटल 3x के। और जो P नाम का एक बंदा है वो औसत भार से 4 ज्यादा है, तो औसत भार दोस्त का x है तो ये रहा होगा x+4। अब ये कितने लोग हो गए, टोटल 4 लोग हो गए। अब इन सभी का औसत दिया था 55, तो 55 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 220। यहां से समझने का कोशिश करिएगा तो 4x बराबर 216, 4 से कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया x की वैल्यू 54। इसका मतलब जो उसके दोस्त रहे होंगे उसकी औसत रही होगी 54, दोस्त का औसत 54 रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि P का औसत भार क्या होगा, तो समझिए ये P की बात हो रही है। P का औसत भार जो रहा होगा वो x से 4 ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब 58 लगा के आ जाइएगा। 58 इस सवाल का एक्यूरेट आंसर होगा, 58 इस सवाल का एक्यूरेट आंसर होगा। समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा कि A किसी काम को 16 दिन में करता है, A किसी काम को 16 दिन में करता है, A करता है 16 दिन में, और B इस काम को 12 दिन में करता है, B इस काम को 12 दिन में करता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, उन्होंने 4 दिन तक मिलकर साथ में काम किया, तो एलसीएम आ गया 48। यहां से 3 बार, यहां से 4 बार, दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया। और डियर समझने का प्रयास करिएगा कि फिर 4 दिन के बाद, 4 दिन तक साथ में काम किया, 4 दिन के बाद ए चला गया। अगर काम शुरू होने के कुछ दिन के बाद जो जाता है उसके काम को माइनस करते हैं और वो पिक्चर से डिलीट हो जाता है। तो ए ने 4 दिन में 4 तिहाई 12, एक दिन में कितना काम करता है ए 3, तो 4 दिन में 12, ए के काम को माइनस कर देंगे
तो बचा कितना 36। इस बचे हुए काम को किसने किया होगा, बी ने, और बी शुरू से लेके अंत तक कार्य में बना हुआ है। तो बचे हुए कार्य को अकेला बी पूरा किया। तो बताइए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, तो जितना दिन तक काम चला उतने दिन तक बी किया, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक बना है। तो इस 36 काम को बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 36 काम को करने में बी कितना दिन लिया होगा, 9 दिन लिया होगा। तो 9 इसका एक्यूरेट आंसर लगा के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल समझिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है इसको देखते हैं। दिया हुआ है x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। हमें बताना है कि x क्यू प्लस 216y का मान क्या होगा। अब मैं दोनों साइड क्यूब कर देता हूं, दोनों साइड क्यूब कर देता हूं, इधर भी क्यूब कर दिया इधर भी किया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और 5 का क्यूब होता 8 का क्यूब होता है 512। तो डियर यहां से x का क्यूब प्लस 216y का क्यूब प्लस यहां देखिए x प्लस 6y की वैल्यू कितना है, x प्लस 6y की वैल्यू 8 है। तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 8, और देखिए x और y, x इंटू वाई की वैल्यू कितना है 2, और ये बराबर हो जाएगा 512 के। हमें x क्यू प्लस 216y क्यू निकालना है, तो 512 में से माइनस करना होगा। 8 दूनी 16, 16 6 96, 96 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 96 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 288 होगा। 288 जैसी माइनस करेंगे डियर, ये 224 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 224। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल समझने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल हमारा ये है, देखिए ध्यान से। एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और पूछ रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9 की वैल्यू कितनी होगी। जब हमारे पास एक ही समीकरण दिया हो, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल दिया हो, एक समीकरण दिया हो 2 वेरिएबल, तो एक को अपनी मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ निकालना है इसका मान। ऐसा मानिए कि मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो जाए, तो मैक्सिमम टर्म यहाँ y दिख रहा है, यहाँ भी y दिख रहा है, तो मैं यहाँ से अपनी मर्जी से y को 0 मान लिया। मैंने अपनी मर्जी से पुट y इक्वल्स टू 0। जिनको अगर ये नहीं पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक में अलजेब्रा में मैं पुटिंग वैल्यू कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ। अगर मैं y की वैल्यू को 0 मान लेता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगा -3। तो यहाँ पर y 0 मानते से ये 0 हो जाएगा, 0 में किसी का मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। x के जगह पे -3 रख देंगे, तो -3 का क्यूब प्लस 9। तो डियर -3 का क्यूब मतलब -27, और -27 में 9 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा -18। तो -18 इस सवाल का एक्यूरेट आंसर हो जाएगा -18। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखने के प्रयास करिएगा, बहुत आसान सवाल है। देखिए अगला सवाल समझते हैं क्या कर रहा है। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोट या कोई स्टीमर या कोई स्विमर जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, तो एक बोट है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से कोई नाव चल रहा है। शांत या धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने के लिए किए गए 30 मिनट अधिक समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। सवाल बहुत बढ़िया था। हो सकता था विद्यार्थी के लिए उस गिवन टाइम पीरियड में ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आइए हम जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि ये एक विद्यार्थी के लिए टफ हो सकता था पेपर के समय में, मैं खुद आपको रिकॉल कर दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चंस उस समय के लिए ठीक था, थोड़ा सा टाइम टेकन था। तो आप उस पर समझा करिए कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह के आपके पेपर में आते हैं तो हमें उनसे थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है, ताकि करना है लेकिन उसकी टाइम का ध्यान में रखते हुए। अब यहां ध्यान देते हैं कि सबसे पहले
क्वेश्चन ने बोला कि धारा के विपरीत में 24 किलोमीटर ज्यादा में धारा के उतनी ही विपरीत मतलब अपोजिट, तो 24 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस हो गया 24 और नीचे स्पीड, तभी टाइम आएगा। विपरीत का मतलब होता है कि बोट का स्पीड और पानी का स्पीड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट, माइनस 24 किलोमीटर डिस्टेंस जब ये धारा के साथ चलेगा तो बोट का और पानी का स्पीड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो धारा के विपरीत में समय ज्यादा लग रहा है, तो समय में से जब समय को माइनस किया तो ये 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। अब मैं अपनी मर्जी से यहां W का क्या वैल्यू लूं जो कि आधा बन जाए। अब यहां मैं 1 लूंगा तो 19 आ जाएगा, 2 लूंगा तो 18, 2 यहां लूंगा 22, 11 प्राइम नंबर, 3 लेंगे 17, 4 अगर रख लेते हैं 4, तो यहां फायदा हो रहा है 4 रखने से, ये 24 और ये 24 मतलब 1 बनेगा, और यहां बन जा रहा है 16। तो 4 का टेबल देखो 6 बार और 4 का टेबल यहां से पढ़ देते हैं 4 बार। तो डियर यहां से देखो ये 3/2 का मतलब 1.5, 1.5, तो 1.5 में से 1 जाएगा 0.5, इसका मतलब हुआ कि जो बोट है उसकी स्पीड तो दिया हुआ है और W की स्पीड हम निकालने में सक्षम हो गए। W मतलब जो पानी की स्पीड थी वो 4 था। यही टेक्निक लगाना पड़ेगा तब जाकर होगा। क्वेश्चन ने बोला कि धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, तो 39 किलोमीटर चलना है धारा की दिशा में, धारा की दिशा पानी की रफ्तार और बोट की स्पीड जुड़ जाएगा, तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब दोनों को घटा देंगे। अब यहां से आप क्या कर दीजिए कैंसिल आउट। एक बार मैं चाहूंगा कि फिर से चेक कर लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि हाउ मच टाइम टेकन 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 30 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है अप स्ट्रीम में। हिंदी में थोड़ी सी गलती है, अप स्ट्रीम यहां देखिए सही है, अप स्ट्रीम हो गया, ये डाउन स्ट्रीम। चलो अब कैंसिल कर दो इसको डियर, आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो बड़े आराम से ये छोटा सा इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई आया कि नहीं आया। देखिए मजेदार कॉन्सेप्ट था कि नहीं कॉन्सेप्ट था। इसमें सबसे मुद्दे की बात ये थी ये चीज कैलकुलेट करना, जिसको ये कैलकुलेट करने आ गया उसके लिए ये सवाल क्या है, बच्चा का खेल है, आसान है, बउआ है, और जिनको नहीं आया उसके लिए ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही टफ है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल लीजिए, अगला सवाल समझते हैं, करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है एबीसी, नाम इसका है ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर, इस पे पॉइंट है, तो ए बी पे पी आ गया, बी सी पे क्यू आ गया और यहां पर आर आ गया। इसके बाद दिया है कि बी क्यू और पी क्यू बराबर है, बी क्यू और यहां देखिए बी क्यू और पी क्यू, इसका मतलब है कि बी और क्यू ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये दोनों बराबर है। फिर क्यू सी और क्यू आर, समझिएगा क्यू सी और क्यू आर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है बी ए सी मतलब ये 75 डिग्री दिया हुआ है, पूछ रहा है कि पी क्यू आर क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस साइड के सामने इसको थीटा मान लूं तो इस साइड के सामने ये भी थीटा हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में साइड बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने को अगर मैं अपने मन से फाई मान लूं तो इसके सामने ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा। क्लियर है। अगर बड़े ट्रायंगल को देखें तो तीनों कोनों को जोड़ने पे 75 थीटा और फाई कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहां से थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ये बात तो हमें समझ आ रहा है, क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर ये थीटा है ये थीटा है तो त्रिभुज में ये वाला कोण कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे ये बनेगा 180 माइनस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में तीनों को जोड़ने पे 180 बनता है। ये फाई है ये फाई है, तो ये कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे ये बनेगा 180 माइनस 2 फाई, 180 माइनस 2 फाई। हमें ये एंगल निकालना है
तो एक सीधी लाइन पे टोटल एंगल कितने का बनता है 180 डिग्री का। टोटल एंगल कितने का बनता है 180 डिग्री का। तो यहां से 180 माइनस 2 थीटा प्लस, अगर इसको मैं अपने मन से क्वेश्चन मार्क को x मान लेता हूं, और 180 माइनस 2 फाइव, और इन सभी को जोड़ दे तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। 180 से 180 कट गया, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहां से x की वैल्यू निकालना है तो देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, थीटा प्लस 5 और माइनस 180, तो x की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू थीटा प्लस 5 105 है, थीटा प्लस 5 105 है, तो 105 माइनस 180, 210 में से 180 गया 30 डिग्री, 30 डिग्री इस सवाल का एक्यूरेट आंसर होगा। बोलिए कितना बढ़िया सवाल था, कॉन्सेप्टुअल सवाल था, लॉजिकल सवाल था, मजा आ गया। कह रहा है कि ए बी केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, ए बी केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ए बी जो है वो व्यास है, तो ए बी एक डायामीटर है। चलिए मैंने ए बी एक डायामीटर है, अपनी मर्जी से यहाँ ए बी ले लिया। ए पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। अब इस पे हमें एक टेंजेंट लाइन खींचना है। चलिए टेंजेंट लाइन भी खींच दिए। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बीसी को आगे बढ़ाने पे स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है। अब यहाँ पर पी पे मिलता है, अब सी हमें लेना है सी, बीसी को आगे बढ़ाने पे। इसका मतलब है कि इस बी से हमें आगे बढ़ाने से किसी पॉइंट पी पर ही मिलता है, तो डेफिनेटली ये हमारा सी पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एंगल ए पी सी, ये वाला एंगल हमारे पास दिया हुआ है 62 डिग्री, 62 डिग्री ये दिया हुआ है। पूछ रहा है लघुचाप AC का माप ज्ञात करिए। आपको बताना है कि AC का माप क्या होगा, लघुचाप AC कितना होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पर चाप AC की लंबाई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हमारा लेंथ में नहीं दिया हुआ है, एंगल के टर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अगर इस सर्कल का ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, तो हमें अगर ये ए और सी अगर हमारा जीवा है, कॉर्ड है, तो ये कहीं ना कहीं इस सेंटर पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस और इसी सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस, अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा यही हमसे थीटा पूछ रहा है कि इस एंगल का माप क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीके। जब भी किसी सर्कल में कोई टेंजेंट हो तो सेंटर से जो लाइन खींचते हैं वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो यहां से हमें समझ आ गया कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा था, 90 डिग्री का, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा था। अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर ये 90 का बन रहा है और ये 62 का बन रहा है, तो दोनों को मिला दें तो 152, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 28 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 28 डिग्री। क्योंकि पूरा कंप्लीट अगर हम देखें तो पूरे त्रिभुज को देखें तो हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90, 62 और 28 180। अब दूसरी बात समझते हैं कि अब अगर मैं बोलूं कि ये हमारा सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड है, जीवा है, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसके सरकमफ्रेंस पे बनाए गए एंगल का डबल। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। तो अगर मैं इसको कॉर्ड मान लेता हूं तो इसको देखिए, इसको पकड़कर बेस मानकर ये हमारा सरकमफ्रेंस पे थीटा बना, तो इसी को कॉर्ड मानकर यहाँ जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस 28 का डबल बनेगा। तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगा 28 का डबल, 28 का डबल कितना होता है 56 डिग्री। 56 डिग्री इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। 56 डिग्री लगा के आगे बढ़ जाइएगा, 56 डिग्री ही इस सवाल का आंसर होगा, 56 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई दिया हुआ है x-1, x+1 और x+3। अब आपको बताना है कि कर्ण की लंबाई क्या होगी। एक तरीका यह है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, तो x+3 का होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे x का मान आ जाएगा, पर पेपर में समय कम होता है, तो ऐसे सवालों को हमें चेक बाय ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए।
अब मैं अपनी मर्जी से यहाँ 1 मान लेता हूँ 1। अगर 1 मानूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 1 1 ये 0 हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई भुजा ही नहीं होगा जहां पर साइड ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा। अब मैं अपनी मर्जी से 2 मानूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 5। अब बताइए 1 3 5 तो कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही नहीं होता है, तो इसे भी हम हटा देंगे, ये भी हमारा सही नहीं है। अब मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर 10 के करीब ले जाता हूँ। अगर मैं यहाँ 7 मानता हूँ, x को 7 मान लिया तो 7 + 3 10, 7 में से 1 गया 6 और ये 7 में 1 जोड़ दिया 8। अब जरा बताइए 6 8 10, तो आपको पता है 6 8 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों? 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर 36 + 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 बराबर 100। इसका मतलब है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई रही होगी 10। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो रही होगी वो रही होगी 10। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्ण है। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज को, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या किया गया, इंस्क्राइब किया गया, जिसका सेंटर सर्कल का क्या था, O था, सेंटर था O। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लघु चाप BC पे एक बिंदु D है। लघु का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये अगर पॉइंट है तो 2 आर्क बन रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो यहीं पर कोई पॉइंट B है। क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि लघु चाप BC पर एक बिंदु D है, मतलब ये हमारा B है, ये C है, ये A है, और यहां पर कोई पॉइंट है जिसका नाम है D। तो क्वेश्चन है कि CBD कहां पर होगा, CBD। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री। तो कह रहा है कि BCD क्या होगा, BCD, इसका मतलब आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल कितना रहा होगा, 60 डिग्री, ये एंगल कितना रहा होगा, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना रहा होगा, 60 डिग्री। अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होंगे। अब एक बात समझिएगा, अगर किसी भी सर्कल पे 4 भुजे से घिरी हुई कोई आकृति हो, 4 भुजा से घिरी हुई आकृति और चारों वर्टेक्स, चारों किनारे अगर उस सर्कल पे हो तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो विपरीत कोण होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं, वो अपोजिट एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। तो जरा बताइए ये कंप्लीट एंगल कितना बन जाएगा, ये दोनों बन गया 100, तो ये 100 है तो इसके विपरीत कितना होना चाहिए, 80, तभी तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो ये 100 है तो ये 80, तब ये कि 60 तो हो चुका है, तो ये छोटू जो एंगल है, छोटू ये होगा 20, तो 60 और 20 80 और 100 दोनों को जोड़ने पे 180। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 डिग्री। जो 20 डिग्री होगा वो हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, वास्तविक में उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया गया। एक हमारे पास बहुत बड़ी टंकी थी, उसमें ऑलरेडी पहले से कुछ हाइट था, उसकी कुछ ब्रेथ थी, कुछ हाइट और चौड़ाई दिया हुआ था। उसमें मैंने एक क्यूब डाल दिया, तो उसमें पहले से कोई पानी भरा होगा, उसकी लेवल में कुछ चेंजेज आ गई, तो उसके पानी के हाइट में परिवर्तन आ गया, कितना बढ़ गया। तो अगर किसी कंटेनर में 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन डालेंगे तो उसके वॉल्यूम जितना चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इस प्रकार का कंटेनर है, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा टैंक है। अब इसमें अगर मैं कोई भी ब्लॉक डालूंगा तो जितना इसका आयतन होगा उतनी पानी और बदल जाएगा, या उतनी पानी उसके भी चेंज आ जाएंगे। तो इसका आयतन क्या होता है, घन का साइड इंटू साइड इंटू साइड। और जिस ब्लॉक में इसको रखा गया है, जिस बक्से में डाला गया, उसकी आयतन कितनी हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऊंचाई कितना था, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर था, लेकिन जिस ब्लॉक को डाले हैं उस ब्लॉक की कितना है, उस ब्लॉक के 8 सेंटीमीटर साइड दिया था, तो यहां से वॉल्यूम कितना आया, 8 गुणे 8 गुणे 8, और उसकी लंबाई कितनी थी, 16 और 8। लेकिन ऊंचाई का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पानी का लेवल पहले जितना रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया होगा इस ब्लॉक के डालने के कारण, तो उसको अपनी मर्जी से h मान लीजिए। यहां से 8 से 8 कट गया,
ये 8 8 64 16 से काट दीजिए, एज की वैल्यू 4, मतलब 4 यूनिट उसका चेंज आ जाएगा हाइट में। हाइट जो है पहले की तुलना में इतना बदल जाएगा। जरा बताइए हाँ या ना, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अब यहां समझने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन को। 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दिया हुआ है 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां बताइए अगर मैं यहां भी स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार हम माइनस में लिखेंगे और एक बार हम प्लस में लिखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो यहां से हम सीधा समझ सकते हैं कि 4 माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 3। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1/4, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1/4। आप चाहें तो ये स्टेप को मन में भी कर सकते थे, बहुत कॉमन सी बात है। तो अगर कॉस थीटा का मान है 1/4, तो एक छोटू सा त्रिभुज बना लीजिए। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये बेस है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस 1 रूट 15। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रूट 15/1, रूट 15/1। 4 साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? रूट 15/4, रूट 15/4 माइनस सेक थीटा, कॉस का उल्टा, मतलब कॉस क्या होता है? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उल्टा कर देंगे तो 4/1, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ 2 रूट 15 और 1 15, तो ये बन जाएगा 3 रूट 15 माइनस 4, 3 रूट 15 माइनस 4 लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी भाई एक बात देख लीजिए क्वेश्चन, साइन 23 कॉस 67, साइन 23 कॉस 67 सेक 52 साइन 38। यहां पर एक चीज समझिए, साइन आप सभी को जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप यहां से समझ सकते हैं साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन 23 प्लस 67, तो 23 प्लस 67। अब यहां एक बात और मैंने सिखाया था कि अगर कभी भी साइन और सेक का पेयर बने और एंगल को जोड़ने पे 90 बने तो वो 1 फॉर्म करता है, तो सीधा 1 लिखेंगे। और एक बात और बताया गया है कि कॉस का अगर कॉस का कॉसेक के साथ आया, दोनों एंगल को जोड़ने पे एक यहां से 90 डिग्री का फॉर्म करते, देखिए यहां भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यहां भी 90, तो वो 1 हो जाएगा। अपॉन नीचे समझेंगे इस tan स्क्वायर 20, यहाँ tan स्क्वायर 70 को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 20, और कॉसेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 20 कितना होता है? 1, और साइन 90 भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये आंसर बन जाएगा 3/1, मतलब 3 इसका उत्तर हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर, 3 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है कि एक अधूरी मीनार है, एक अधूरी मीनार से 78 मीटर की दूरी पे अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक हमारे पास मीनार है जो कि आधा है और इसके बेस से 78 मीटर की दूरी पे कोई आदमी है जिसका उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके आंख इसके टॉप को 30 डिग्री का कोण बनाते हुए देख रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार को कितना ऊंचा उठाया जाए, इस मीनार को और कितना ऊंचा उठा दिया जाए कि अब जब यहां से देखा जाएगा तो अब 60 डिग्री का कोण बनने लगेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये पूछ रहा है कि कितना इसको उठा दिया जाए, कितना इसको उठा दिया जाए। अब एक बात बता रहा हूं आपको, बहुत कॉमन सी बात है, अगर आपने नहीं दिखा है हाइट एंड डिस्टेंस तो प्लेलिस्ट में जाइएगा ट्रिगोनोमेट्री में, और हाइट एंड डिस्टेंस की अलग से आपको कंप्लीट वीडियो पढ़ाया हूं हाइट एंड डिस्टेंस। 60 डिग्री, यहाँ देखिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब ये बन जाएगा 30 डिग्री जब दिख रहा है तो यहाँ 30 डिग्री के लिए ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। 30 डिग्री के लिए रेशियो याद रखेंगे 1 और √3। और
ये पूरा कंप्लीट 60 डिग्री के लिए रेशियो बनेगा, ये बनेगा √3 और ये कंप्लीट बन जाएगा 1। अब बताइए, ये नहीं दिख रहा होगा, अभी 1 मिनट में सभी लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। यस, अब दिखेगा सबको। अब समझने का कोशिश करिएगा कि ये √3 है, ये 1 है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो √3 ये हो गया 3। अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस 3 है और इतना दूरी 1 है, तो बताइए ये कितना रह गया 2, ये कितना हो गया 2, तभी तो ये 2 और 1 मिलके 3 बना देगा। क्वेश्चन में जिसे हम √3 बोल रहे हैं, √3 जिसे हम बोल रहे हैं वो 78 के बराबर है, जिसे हम √3 बोल रहे हैं वो 78 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 78/√3। हमें क्वेश्चन चाहिए कि बताइए कितना हाइट उठाया गया, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये √3 78 को लिख सकते हैं 26 गुणे 3, 78 को लिख सकते हैं 26 गुणे 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो एक √3 से कट गया तो ये बन जाएगा 26 √3 इंटू 2 और 26 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52 √3। आंसर आ जाएगा 52 √3। आंसर लगा दीजिएगा 52 √3। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। एक DI का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पे होने वाले खर्चों का मासिक व्यय खर्चा को दिखाया गया। बच्चों की शिक्षा, परिवहन, किराया पर खर्च की राशि, कुल राशि का कितना % है। कितना आसान सवाल है बताइए। क्या बोला, बच्चों की शिक्षा, तो बच्चों की शिक्षा हो गया 70 डिग्री। फिर परिवहन, परिवहन मतलब 50 डिग्री, तो दोनों को जोड़िए 120 और उसमें बोला है किराया, किराया मतलब रेंट, यहां देखिए 180। तो कह रहा है कि टोटल 180 डिग्री टोटल खर्चा। तो टोटल खर्चा कंप्लीट पाई चार्ट में कितने डिग्री होते हैं 360 डिग्री। जब ये फ्रैक्शन बन गया तो किसी भी फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर देंगे, % बन जाएगा। तो ये देख लीजिए 50%, इसका मतलब है कि आंसर कितना आएगा 50%। 50% लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल समझने का प्रयास करिएगा। अब एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि देखिए निम्नांकित बार ग्राफ 2014 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारों की निर्यात को दर्शाता है। 2014 से लेकर 18 तक 2 प्रकार के कार है, ए और बी, उसके बारे में यहाँ डेटा दिया हुआ है। आइए इसके आधार पे सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 14 और 17 में ए प्रकार की कार की कुल निर्यात का 15 और 16 में बी प्रकार की कार के कुल निर्यात से क्या रेशियो है, समझने का कोशिश करिएगा। कह रहा कि 14 और 17 में ए, अब 15 और 16 में बी। तो पहले 14 17 में ए, 14 और 17 में देखेंगे ए। 14 देखिए, 14 कहाँ दिख रहा है, 14 और 17 में ए, तो ये 200 और 175, 200 और 175, 2014 और 2017 में ए की बात हो रहा है और 2015 और 2016 में बी की बात हो रहा है। तो 2014 और 2017 में 200 और 175, ये बन जाएगा 375। 15 और 16 में बी को देखेंगे तो 15 और 16 में अगर बी को देखेंगे तो ये बन जाएगा 450। रेशियो ले लीजिए, 5 का पढ़ लेते हैं, 5 का टेबल, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, 5 नवा 45, 25 का टेबल पढ़ लीजिए या 5 से कर लेते हैं, 15 का भी पढ़ सकते हो, 15 पचे 75, 15 छिक 90। रेशियो बन जाएगा 5:6। आंसर देखिए 5:6 लगा दीजिए, 5:6। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए हिस्टोग्राम किसी कक्षा में गणित की परीक्षा में छात्रों की अंकों को प्रदर्शित करता है। छात्रों की कुल संख्या 350 है। छात्रों की संख्या टोटल दे दिया है 350, यहाँ पर देखिएगा। अब इसके आधार पे जो सवाल है उसको देखते हैं। 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का 60 और 120 के बीच प्राप्त करने वाले से रेशियो कितना है। मतलब 140 से ज्यादा और 60 और 120। देखिए 140 से ज्यादा, पहले ये देखिए 140 से ज्यादा, तो ये 140 से ज्यादा वाला ब्लॉक हो गया 55, 40 और 15। 55, 40 और 15 अगर मैं यहाँ जोड़ देता हूं तो ये 70 + 40 110 हो जाएगा। और 60 और 120, तो 60 और 120, तो 60 और 120 के स्लॉट जो बनेगा वो 60
45 32, तो जोड़ने पे 105, 105 में 32 जोड़ेंगे तो 137। अब ये किसी से कटने वाले नहीं है, तो 110 और 137 कटने वाले नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा, एक सवाल और दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। निम्नांकित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दर्शाया गया है। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या का सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या से रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें देखिए सुबह 6 से 8, तो सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक 70 और 7 से 8 बजे के बीच 105, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल 180 गाड़ियां पास करती हैं 6 से 8 के बीच में, सॉरी 175, 70 और 105 जोड़ेंगे तो 175। फिर क्वेश्चन बोला कि 9 से 11, तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में कितना 115 और 10 से 11 के बीच में 95, तो दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 210। अब कैंसिल कर लेते हैं, 5 तिहाई 15 और यहाँ देखिए 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 चौके 20 और ये 7 पचे 35 और 7 छिक 42, तो रेशियो बन जाएगा 5:6। तो 5:6 हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 5:6। 5:6 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए हमारा ऑफलाइन सेंटर है, सिंह मैथमेटिक्स का जो फाउंडेशन बैच है ये ऑफलाइन बैचेज हैं, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेंटर्स डील करते हैं। टाइमिंग 10 से 12, जो लोग भोपाल शहर के नियरेस्ट में है वो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। और ये बैच स्टार्ट हुआ है, जो बात पहले हो चुकी है वो आपको रिकैप करवा दिया जाएगा और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और सेंटर जो है उसका जो आपको एड्रेस है लॉर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल फ्लोर 3rd फ्लोर पे है और ये आपका लालघाटी भोपाल में। साथ ही साथ अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो आप सबसे पहले सिंह मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन को जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर हमारे पेड क्लासेस चलती हैं, बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं घर पे रह के। यहाँ से अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर इसका PDF चाहिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा जो सेकंड शिफ्ट का होगा उसका कंप्लीट एनालिसिस होगा। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपकी क्वेश्चंस बनाने के अप्रोच बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, लव यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।